अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7th सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 10 जो कि हमारे साथ वर्कलोड मैनेजमेंट है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, यूनिट जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल यूनिट है और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल यूनिट है, इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि लेक्चर को गौर से सुने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजज़ील टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे वर्कलोड को कि वर्कलोड किसे कहते हैं और इसी तरह से वर्कलोड मैनेजमेंट पर हम बात करेंगे। इसी तरह से हम अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट पेशेंट केयर प्रोसेसेस को, इनपुट, थ्रूपुट एंड आउटपुट को, कि इनपुट किसे कहते हैं, थ्रूपुट से क्या मुराद है और आउटपुट से क्या मुराद है। ठीक है, इसके साथ साथ हम एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड इफ़ेक्टिवनेस पर बात करेंगे। एफिशिएंसी से क्या मुराद है, प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं और इफेक्टिवनेस से क्या मुराद है। ठीक है, इसके अलावा हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्सिंग केयर मॉडल के जितने भी डिफरेंट टाइप्स हैं उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारे साथ नर्सिंग केयर मॉडल है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर जो है डिटेल के साथ बात करेंगे और आखिर में हम इन मॉडल्स को अपनी नर्सिंग केयर में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो इस पर हम डिटेल के साथ आज बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं वर्कलोड की। व्हाट इज़ वर्कलोड? वर्कलोड से मुराद ये है कि सिंपल अल्फाज से इससे मुराद ये है कि जब कोई बंदा जो है आपको एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए आपको जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको सौंपते हैं या आपको कोई ज़िम्मेदारी देते हैं और आपको कहते हैं कि आपने इस ज़िम्मेदारी को जो है इतने टाइम में जो है इसको मुकम्मल करनी है, इसको पूरी करनी है इस ज़िम्मेदारी को, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्कलोड। या आप एक बंदे हैं और आप पर जो है पूरी घर की ज़िम्मेदारी है और इस घर की ज़िम्मेदारी को जो है आपने क्या करना है, एक ख़ास टाइम के लिए जो है इसको आपने मैनेज करना है, इसको जो है आपने जो है निभाना है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वर्कलोड कहते हैं। डिफिनीशन में कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क असाइन to or expected from a worker in a specific time period is called workload। सिंपल अल्फाज में आपको जो है इसकी जो डिफिनीशन है वो की गई है, आपको बताई गई है। कहते हैं कि वर्क की वो अमाउंट आपको जो है एक ख़ास मकदार में लोग जो है ज़िम्मेदारियाँ देते हैं या लोग जो है आपसे एक ख़ास पीरियड में जो है एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान जो है आपसे क्या करते हैं, कुछ ख़ास किस्म के काम की जो है वो तवक्को करते हैं कि आप जो है इस टास्क को जो है एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम में जो है इसको मुकम्मल करेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वर्कलोड कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसके वर्ड से जो है आपको समझ आ जाना चाहिए। वर्क मतलब काम, लोड मीन आप पर काम करने का जो बोझ होता है या आप पर जो जिम्मेदारियां होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्कलोड कहते हैं। इसी तरह से वर्कलोड एनालिसिस से क्या मुराद है? वर्कलोड एनालिसिस कि अगर हम सिंपल अल्फाज में डिफिनीशन करें तो ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम एक इंडिविजुअल को हमने जो जिम्मेदारियां सौंपी होती है तो उन जिम्मेदारियों की हम क्या करते हैं, उसकी हम असेसमेंट करते हैं और उसकी इवैल्यूएशन करते हैं कि जो जिम्मेदारियां हमने एक बंदे को सौंपी थी आया उसने उस जिम्मेदारियों को जो है उस ख़ास टाइम में मुकम्मल किए हैं या नहीं जो कि हमने उनको दी थी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस अमल को हम वर्कलोड एनालिसिस कहते हैं। इसी तरह से वर्कलोड एनालिसिस जो है ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमें ये पता चल जाता है कि हमने बंदे को जो जिम्मेदारियां सौंपी थी आया उस जिम्मेदारियों के लिए वो जो है काबिल है या नहीं, आया उस जिम्मेदारियों को जो है वो बंदा मैनेज कर सकता है या नहीं। ठीक है, आया वो जिम्मेदारियां जो है वो उस बंदे पर कोई बोझ तो नहीं बनी हुई है, तो इस चीज़ का भी जो है हमें वर्कलोड एनालिसिस के ज़रिए पता चल जाता है। वर्कलोड एनालिसिस से मुराद तजिया करना। ठीक है, असेसमेंट करनी या इवैल्यूएशन करना, इसको हम क्या कहते हैं? एनालिसिस कहते हैं। सो डिफिनीशन में कहते हैं कि वर्कलोड एनालिसिस अ टूल यूज्ड टू प्रेडिक्ट एंड फ्यूचर प्लान फ्यूचर वर्क एंड स्किल्स रिक्वायरमेंट based on the historical performance to set the baseline for specific job is called workload analysis। सिंपल अल्फाज में मैंने जो आपको इससे पहले का जो
वर्कलोड की डिफिनीशन बताए तो आप जो है उसको भी जो है लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको जो है ये नहीं कह सकता कि आपने जो डिफिनीशन की है वर्कलोड की तो ये गलत है। इसके अलावा आप ये डिफिनीशन भी लिख सकते हैं कि वर्कलोड एनालिसिस ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा आला है जिसके ज़रिए हम अपने जो फ्यूचर वर्क होते हैं उस कि हम प्लानिंग कर सकते हैं और उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से फ्यूचर में हम जो काम करेंगे तो उसके लिए हमें कौन से स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका भी हम जो है इस वर्कलोड एनालिसिस के ज़रिए क्या कर सकते हैं, उसकी हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, मतलब उसको हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टूल को जिसके ज़रिए हम ये काम करते हैं, ठीक है, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, वर्कलोड एनालिसिस कहते हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे इनपुट, थ्रूपुट और आउटपुट की। इनपुट से मुराद ये है कि आपके पास एक हेल्थ केयर सिस्टम में एक पेशेंट आता है तो वो पेशेंट जो है एम्बुलेंस के ज़रिए आता है, ठीक है। इसी तरह से जब आप उस पेशेंट को देखते हैं तो अगर आपके स्किल्स के मुताबिक हो तो आप उसको ख़ुद देख लेते हैं, अगर आपके स्किल्स के मुताबिक ना हो तो फिर आप उसको जो है रेफ़र कर लेते हैं जनरल प्रैक्टिशनर की तरफ। अगर उसके भी जो है स्किल्स के मुताबिक ना हो तो वो फिर रेफ़र कर देता है स्पेशलिस्ट की तरफ, ठीक है, या वो जो है खुद ब खुद सेल्फ रेफरल हो जाता है, ठीक है, या दूसरे रेफरल जो है मतलब इंटर हॉस्पिटल ट्रांसफ़र, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जो है उसको रेफ़र कर दिया जाता है, या मल्टीपल कैजुअलिटी इवेंट और डिज़ास्टर जो है वो आ जाते हैं, या जो डायरेक्ट टू कंसल्टेंट है उसके साथ जो है वह डायरेक्टली कंसल्ट करके क्या करते हैं, अपनी जो इनपुट होती है वो उनको देते हैं। थ्रूपुट में क्या होता है, थ्रू आउट में क्या होता है, थ्रू आउट में जब एम्बुलेंस में पेशेंट आते हैं या रेफरल बाय जनरल प्रैक्टिशनर के पास पेशेंट आते हैं, ठीक है, या स्पेशलिस्ट के पास जब पेशेंट आते हैं तो स्पेशलिस्ट सबसे पहले उनको क्या करते हैं, उनकी ट्रायज सिस्टम के ज़रिए असेसमेंट करते हैं, मतलब उस पेशेंट को असेस करते हैं कि आया ये पेशेंट जो है ये हमारे साथ इमरजेंसी केस वाला पेशेंट है या थोड़ा सा जो है मॉडरेट लेवल है या नॉर्मल लेवल वाले पेशेंट है। तो उसके मुताबिक फिर पेशेंट को जो है प्रायोरिटी दी जाती है और उनको जो है प्रायोरिटी बेस्ड केयर दिया जाता है, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ट्रायज सिस्टम कहते हैं। फिर इसके बाद हम उस पेशेंट की इनिशियल असेसमेंट करते हैं थ्रू आउट प्रोसेस में। इसी तरह से इनिशियल असेसमेंट के बाद पर उसको हम जो है इमीडिएट ट्रीटमेंट देते हैं। इसके साथ साथ हम अपने पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, उनकी एग्जामिनेशन करते हैं और उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसमें हम लैब टेस्ट वगैरह देखते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ फिर हम अपने इस पेशेंट को जो है उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं और उनको जो रिमेनिंग ट्रीटमेंट होती है वो हम अपने पेशेंट को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और आखिर में हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट प्लान करते हैं, ठीक है। उनके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं जिसमें हम उनके जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है उसको हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं और किस तरीके से हमने उनको जो है ट्रीटमेंट देनी है, केयर देनी है, ये सारी चीज़ें जो है हम मैनेजमेंट प्लानिंग में करते हैं। जब हम ये कर लेते हैं तो इसके बाद फिर हमारे साथ आउटपुट जो प्रोसेस है वो आ जाता है। आउटपुट प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अगर पेशेंट की जो हालत है वो सही नहीं हो तो उसको या तो हम एडमिट कर लेते हैं, या अगर वो उस हॉस्पिटल या उस प्रैक्टिशनर के हाथों में वो स्किल्स ना हो, ठीक है, वो तजुर्बा ना हो जो कि उस पेशेंट को रिक्वायर्ड होता है, तो फिर हम उसको जनरल प्रैक्टिशनर की तरफ क्या करते हैं, रेफ़र करते हैं। अगर वो भी ना हो तो फिर हम स्पेशलिस्ट की तरफ रेफ़र करते हैं या किसी ख़ास एजेंसी की तरफ रेफ़र करते हैं, या उनको जो है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल क्या करते हैं, मुंतकिल करते हैं। इसके अलावा अगर उनको लाइफ विद बेसिक सपोर्ट की ज़रूरत हो, ठीक है, वो देते हैं। अगर उनको डिस्चार्ज की ज़रूरत हो तो फिर हम उनको जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर लेते हैं। और इसी तरह से अगर वो रिकवर हुए हो तो ठीक है, अगर रिकवर नहीं हुए हो तो फिर उनकी क्या होगी, डेथ हुई होगी, ठीक है। तो ये हमारे साथ आउटपुट में होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की जो कि इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे जो है MCQs आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी निकली है प्रोडक्शन से, ठीक है। आप
मिसाल के तौर पर आप 1 घंटा काम करते हैं और आपको 1 घंटे का जो सिला है वो आपको डबल मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मतलब आपने जो 60 मिनट लगाए थे तो उस 60 मिनट्स का जो है आपको डबल मुआवजा मिला है। तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रोडक्टिविटी की है, आपने प्रोड्यूस की है, आपने जनरेट किया है, ठीक है। मतलब अपनी जो वैल्यू है उससे ज़्यादा जो है आपने क्या की है, कमाया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। सो प्रोडक्टिविटी इज़ जनरली रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ आउटपुट्स डिवाइडेड बाय इनपुट्स। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि आपने जो है मिसाल के तौर पर आपने 10 बैलून जो है वो 50 रुपीज़ के ले लिए। मतलब ये है कि हर एक बैलून की जो रेट है वो क्या है, हर एक बैलून की जो रेट है वो 5 है, ठीक है। तो 5 रुपये की एक बैलून आपने ली और टोटल जो है आपके पास 10 बैलून है जो कि 50 रुपीज़ आपका ख़र्चा उस पर आया है। अब आप क्या करते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। अब इन्वेस्टमेंट से जो है आपने अब अर्निंग करनी है, ठीक है। तो आप 5 रुपये की जो बैलून है उसको आप जो है 10 रुपये पर बेचना शुरू कर देते हैं। तो आपने जो है 50 रुपीज़ लगाए थे और उस 50 रुपीज़ जो है वो कन्वर्ट हो गए 100 रुपीज़ में। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो 50 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट की थी तो उस इन्वेस्टमेंट के बाद आपके पास जो प्रोडक्टिविटी हुई है, आपने जो जनरेट किया है वो एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ की है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आपने इनपुट जो लगाया था वो आपके 50 थे और आपको जो इनपुट मिला है वो आपको एक्स्ट्रा 50 मिले हैं, ठीक है। आपको इन आउटपुट जो है आपको 100 रुपीज़ मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने जनरेट किया है, आपने अर्निंग की है, आपने प्रोडक्टिविटी की है, आपने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी से मुराद ये है कि आपका जो आउटपुट है उसको आप इनपुट पर डिवाइड करते हैं। मतलब 100 ये आपका आउटपुट है, इसको आप इनपुट पर डिवाइड करते हैं, 50 पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 2। तो मतलब यह है कि आपने दुगना इजाफा किया है, ठीक है, 2 गुना इजाफा किया है, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। इसी तरह से अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी हम किसे कहते हैं, एफिशिएंसी की अगर हम लफ्ज़ी मायने को देखें तो एफिशिएंसी से मुराद काबिलियत है या मुअस्सर होना, ठीक है। सो एफिशिएंसी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ वेल यू डू दोज थिंग्स, कि एक काम जो है आप कितने बेहतर तरीके से करते हैं, तो इसको कहते हैं एफिशिएंसी। इफ़ यू आर एबल टू गेट मोर आउटपुट्स फ्रॉम द सेम इनपुट यू आर सेड टू हैव इंक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है। अगर आप इतने काबिल हो कि आपके पास जो है 50 रुपीज़ है और उस 50 रुपीज़ से जो है आप दुगना कमाई करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत ज़्यादा क्या है, काबिल है, या आप में बहुत ज़्यादा काबिलियत है, या आपका जो मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट है और सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा क्या है, मुअस्सर है, जिसकी वजह से आपको क्या मिल रही है, आपको जो है उससे बहुत ज़्यादा दुगना इजाफा मिल रहा है। तो इसको हम एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। जबकि इफ़ेक्टिवनेस से क्या मुराद है, इफ़ेक्टिवनेस से मुराद ये है कि तासीर, किसी काम का तासीर होना, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा पुरअसर हो आपके लिए एक चीज़, तो उसको हम क्या कहते हैं, इफ़ेक्टिवनेस कहते हैं, ठीक है। इफ़ेक्टिवनेस इज़ अ मेजर ऑफ डूइंग द राइट थिंग। आप एक चीज़ को बेहतर तरीके से करते हैं, मतलब उसका जो तरीका होता है और जिस तरीके से हमें करना चाहिए आप उसको बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं, तो इसको कहते हैं इफ़ेक्टिवनेस, ठीक है। तो इससे हमें फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो भी हमारे डिज़ायर्स के मुताबिक जो है मिलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इफ़ेक्टिवनेस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात आती है एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस की, जो कि जनरल बात है और ये एक्स्ट्रा नॉलेज में आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस की अगर हम जनरली मीनिंग्स को सर्च करें तो दोनों के मीनिंग्स जो है आपको सिमिलर मिलेंगे, ठीक है, एक जैसे दिखेंगे। लेकिन एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। और वो डिफरेंस किस चीज़ का है, वो डिफरेंस टाइम का है। एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो एफिशिएंसी से मुराद ये है कि आप एक काम को इस तरीके से करते हैं कि आपको जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो आपको दुगनी मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम इसमें टाइम को भी मेंशन करते हैं कि आप
कम टाइम में काम को इस तरीके से करते हैं कि वो तरीका जो है बिल्कुल परफेक्ट होता है और उससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम टाइम में जो है डबल हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, आप जो है बहुत ज़्यादा काबिल है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। जबकि इफ़ेक्टिवनेस से मुराद ये है कि एक काम को मुकम्मल करने के लिए जो सही तरीका होता है तो आप उसी तरीके को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने तरीके को बिल्कुल उसी तरह से फॉलो किया जिस तरह से आपको गाइड किया था। तो इस वजह से आपका जो मेथड है, ठीक है, काम करने का, तो वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, पर असर रहेगा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा और आपको जो है इससे आपके जो डिज़ायर आउटकम है, जो आप चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह का जो रिज़ल्ट है वो आपको मिलेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इफ़ेक्टिवनेस कहेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोडक्टिविटी मींस आउटकम डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटकम डिवाइडेड बाय इनपुट, ये इस तरह का एमसीक्यूज़ आपके पास आ सकता है। इसी तरह से एफिशिएंसी मीन डूइंग थिंग्स राइट, आप चीज़ों को सही करते हैं, ठीक है। सही मतलब डूइंग थिंग्स राइट, जो काम आप कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस मतलब डूइंग द राइट थिंग, आप सही कामों को करते हैं, तो इसको कहते हैं इफेक्टिवनेस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग केयर डिलीवरी मॉडल, नर्सिंग केयर डिलीवरी मॉडल्स के हमारे साथ जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है। सबसे जो पहला प्रिंसिपल है, उसूल है नर्सिंग केयर डिलीवरी मॉडल्स का, वो है होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच से मुराद ये है कि आप अपने क्लाइंट को क्या करते हैं, आप अपने क्लाइंट को होलिस्टिक केयर देते हैं या कम्प्रिहेंसिव केयर देते हैं, जिसमें आप जो हेल्थ केयर होता है, ठीक है, या जो हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को तमाम जावियों से क्या करते हैं, उनकी असेसमेंट करते हैं और उनके जो नीड्स है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। इसी तरह से नर्सिंग केयर शुड बी बेस्ड ऑन हेल्पिंग रिलेशनशिप। नर्सिंग केयर जो है इसकी जो बुनियाद है वो हेल्पिंग रिलेशनशिप पर होनी चाहिए। मतलब क्लाइंट और नर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप बनेगी तो वो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बनेगी, ठीक है, जिसकी वजह से नर्स जो है वो अपने क्लाइंट को इस तरह का केयर देंगे जिससे उनके जो नीड्स है उसको पूरा होने में क्या होगा, उसको पूरा होने में उनको मदद मिले, ठीक है। फिर इसी तरह से जो तीसरी प्रिंसिपल है नर्सिंग केयर डिलीवरी मॉडल का, वो है इट इज़ द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स नीड्स। मतलब क्लाइंट्स को जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो उन्हीं नीड्स के मुताबिक हम क्या करें, अपने क्लाइंट्स को क्या करें, डील करें, उनको केयर प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये एक यूनिक फंक्शन है प्रोफेशनल नर्सिस का, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं द एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट केयर हैज़ टू बी इनिशिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाय नर्स, ठीक है। पेशेंट के केयर के हवाले से जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी जाविये हैं, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, उसको कौन देखते हैं, उसको नर्सिस देखते हैं और नर्सिस ही उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से देयर शुड बी जस्टिफिकेशन फॉर सेलेक्टिंग ईच डिलीवरी सिस्टम। अब जिस तरीके से हम अपने क्लाइंट को केयर दे रहे हैं, ठीक है, जो मेथड हमने अपनाया हुआ है क्लाइंट को केयर देने के लिए, तो उस मेथड के पीछे जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए। मतलब हम अपने जो दूसरे नर्स मैनेजर है, ठीक है, या जो दूसरे मैनेजर्स है, ठीक है, उसको हम जस्टिफिकेशन दे सकते हो, उनको हम वजाहत दे सकते हो कि इस तरीके से मैंने क्लाइंट को केयर देना इसलिए शुरू किया ताकि ये मेथड जो है ज़्यादा सूटेबल था पेशेंट के नीड्स के लिए, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इस मेथड को जो है चूज़ किया पेशेंट को केयर देने के लिए। तो मतलब यह है कि हर केयर के पीछे जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, वजाहत होनी चाहिए। आप जो है वजाहत कर सके जो पेशेंट के साथ जो मेंबर्स आए होते हैं उनको भी, और जो हेल्थ केयर मेंबर्स होते हैं उनको भी जो है आप वजाहत पेश कर सकते हो। इसके अलावा बिफोर प्लानिंग केयर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ टू बी कंसीडर, और जब भी हम पेशेंट के केयर के हवाले से हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने से पहले हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी पॉलिसीज़ है, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, उसको हम कंसीडर करें, उसको हम मद्देनज़र रखते हुए क्या करें, अपने क्लाइंट के लिए केयर प्लानिंग करें, ठीक है।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पेशेंट केयर डिलीवरी सिस्टम की। पेशेंट केयर डिलीवरी सिस्टम क्या है? पेशेंट केयर डिलीवरी सिस्टम ये हमारे साथ एक टेम्पलेट है, एक स्ट्रक्चर है, जिसके बेस पर हम अपने पेशेंट को क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उस केयर के लिए जो प्लानिंग होती है उसको हम क्या करते हैं, इस पेशेंट केयर डिलीवरी सिस्टम के ज़रिए उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उसी के मुताबिक हम अपने क्लाइंट्स को केयर प्रोवाइड करते हैं। The delivery system use is one of the most powerful tool a manager has in creating an environment of stability with increased predictability and decreased uncertainty being by product, ठीक है। अब हमारे साथ जो डिलीवरी सिस्टम है तो इसको यूज़ करना ये एक ऐसा पावरफुल टूल है, ठीक है, मैनेजर्स के लिए, जिसके ज़रिए मैनेजर्स अपने क्लाइंट के लिए ऐसे एनवायरनमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टेबल महसूस करते हो। और इसके साथ साथ हम ऐसे एनवायरनमेंट जो है क्रिएट कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम अपने क्लाइंट्स की जो अनसर्टिनिटीज़ है उसका भी हम अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं और जो उनके शक व शुबात है उसको भी हम ऐसे एनवायरनमेंट के ज़रिए क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। The purpose is to establish a therapeutic relationship between nurse and patient or families, ठीक है। अब पेशेंट केयर डिलीवरी सिस्टम का जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि नर्स और पेशेंट या नर्स और पेशेंट के जो अटेंडेंट्स होते हैं तो उनके साथ हमारा एक ऐसा रिलेशनशिप कायम हो जिसके ज़रिए फिर हम अपने क्लाइंट को जो केयर है वो बेहतर तरीके से दे सकते हो और जो क्लाइंट है वो हमारे साथ जो केयर प्लान है उसको अचीव करने में या उसको फॉलो करने में हमारे साथ कोलैबोरेट करते हो। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, इस पेशेंट केयर डिलीवरी सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। The most effective care delivery system are those assigned with the patient always held in the highest regard। और इसी तरह से सबसे बेहतरीन केयर डिलीवरी सिस्टम हम उस सिस्टम को कहेंगे जिसके ज़रिए हमारे क्लाइंट को जो केयर है वो बेहतर से बेहतर मिलती हो और हमारे क्लाइंट को जो है उसको सेटिस्फेक्शन उससे मिलती हो। तो इस तरह का जो केयर डिलीवरी सिस्टम है वो हमारे लिए सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे बेस्ट सिस्टम होगा, ठीक है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब मज़ीद हम बात करेंगे मेजर टाइप ऑफ नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम के, ठीक है। मतलब वो कौन से नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम है जिसके ज़रिए हम अपने क्लाइंट को जो है डील कर सकते हैं, उनको केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ टोटल पेशेंट केयर है, दूसरे नंबर पर हमारे साथ फंक्शनल नर्सिंग केयर है, तीसरे नंबर पर हमारे साथ टीम और मॉड्यूलर नर्सिंग है, चौथे नंबर पर प्राइमरी नर्सिंग केयर है, पाँचवें नंबर पर पेशेंट सेंटर केयर है, छठे नंबर पर केस मैनेजमेंट है, ठीक है। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टोटल पेशेंट केयर की, ठीक है। टोटल पेशेंट केयर को हम होलिस्टिक केयर या कम्प्रिहेंसिव केयर भी कह सकते हैं। ये हमारे साथ एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपने जो क्लाइंट है उसको मुकम्मल तौर पर ऑल एस्पेक्ट से हम उनकी क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं और उनके जो नीड्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की जो केयर होती है जो कि हम अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरह की केयर को हम क्या कहते हैं, टोटल पेशेंट केयर या होलिस्टिक केयर या कम्प्रिहेंसिव केयर कहते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने पेशेंट के जो फिज़िकल नीड्स है, जो इमोशनल नीड्स है, जो सोशल नीड्स है और जो साइकोलॉजिकल नीड्स है, तो इसके हवाले से जितनी भी केयर होती है तो इन सब केयर्स को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और अकॉर्डिंग टू नीड्स हम अपने क्लाइंट्स को फिर क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं। सो टोटल पेशेंट केयर इज़ नर्स पर टोटल पेशेंट केयर में क्या होता है, नर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड परफॉर्मिंग ऑल केयर। नर्स की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने पेशेंट को हर किस्म की केयर देने के लिए क्या करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, ठीक है। उस प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक बनाते हैं और सिस्टमेटिक के बाद फिर उसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं अपने क्लाइंट पर ताकि उनके जो नीड्स है उसको जो है फुलफ़िल किया जा सके। इसी तरह से टोटल पेशेंट केयर जो है ये हमारे साथ एक ओल्डेस्ट मेथड है ऑर्गेनाइजिंग पेशेंट केयर। पेशेंट की जो केयर है, ठीक है, उसके लिए प्लानिंग करने के लिए ये मेथड जो है सबसे या ये टाइप जो है ये
टाइप जो है सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है, टोटल पेशेंट केयर। इसी तरह से इसकी जो कॉमन यूजेस है या इसको हम कॉमनली जिन एरियाज़ में यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे साथ ICU और जो PACU है उसमें हम इसको कॉमनली यूज़ करते हैं। PACU मीन पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट एंड ICU मीन इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। इसी तरह से टोटल पेशेंट केयर में हम क्या करते हैं, इंटर योर सब हेडलाइंस हेयर, इसमें हमारे साथ रजिस्टर्ड नर्स होते हैं, ठीक है, जो कि 8 आवर शिफ्ट जो है वो करते रहते हैं और अपने क्लाइंट को क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसी तरह से टोटल पेशेंट केयर के जो एडवांटेजेस है, जो फ़वाइद है, वो हमारे साथ मंदरजा झील है। टोटल पेशेंट केयर के ज़रिए हम जो केयर प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को तो वो इकनॉमिकली जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है। इकनॉमिकली भी होते हैं, मतलब उस पर ख़र्चा भी आता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी होता है, मतलब पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इससे पेशेंट को स्टेबिलिटी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड नर्सिस की जो है हमें ज़रूरत पड़ती है इस तरह के टास्क को करने के लिए, और इसके साथ साथ जो टास्क होते हैं तो वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इसके जो डिसएडवांटेजेस है, मे नॉट बी एफिशिएंट एंड मे नॉट बी प्रैक्टिकल इन लेबर शॉर्टेज एंड केयर गिवर फील्स अनचैलेंज्ड। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं फंक्शनल नर्सिंग केयर की तरफ। फंक्शनल नर्सिंग केयर क्या है? फंक्शनल नर्सिंग केयर ये असल में हमारे साथ नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम की एक किस्म है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जो टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं तो वो मुख्तलिफ नर्सिंग स्टाफ के दरमियान क्या कर लेते हैं, उसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, उसको हम तकसीम कर लेते हैं। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो ये नर्सिंग स्टाफ के पास जो स्किल्स और जो एक्सपर्टीज़ होती है तो उस स्पेसिफिक स्किल्स और एक्सपर्टी के बेस पर उनको जो है जिम्मेदारियां और टास्क जो है वो उनको दिए जाते हैं, ठीक है। फंक्शनल नर्सिंग में क्या करते हैं हम, फंक्शनल नर्सिंग में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं पेशेंट की केयर की, उसको हम मुख्तलिफ फंक्शन में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कि मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिसिन एडमिनिस्टर करना ये एक नर्स को दे देते हैं, इसकी ज़िम्मेदारी एक नर्स पर डाल देते हैं। इसी तरह से वाइटल साइन को मॉनिटर करना ये दूसरे नर्स पर जो है इसकी ज़िम्मेदारी डाल देते हैं। इसी तरह से पेशेंट को जब बाथिंग की ज़रूरत आती है तो इस नीड को जो है दूसरे नर्स की ज़िम्मेदारियों में डाल देते हैं। और इसी तरह से ड्रेसिंग चेंजेस करना, ठीक है, इसकी ज़िम्मेदारी हम दूसरे नर्स के हवाले कर देते हैं। तो स्पेसिफिक स्किल्स और एक्सपर्टीज़ के बेस पर हम क्या करते हैं, जितने भी टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं तो वो नर्सिंग स्टाफ के दरमियान क्या कर लेते हैं, उसके हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो इस तरह की जो नर्सिंग केयर होती है इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल नर्सिंग केयर कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चार्ज नर्स क्या करता है, चार्ज नर्स जो है हमारे साथ जो लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स और जो लाइसेंस वोकेशन नर्स होते हैं, ठीक है, तो इनको जो है ये जिम्मेदारी देते हैं कि इनका काम क्या है, ओरल मेडिकेशन पेशेंट को देना है। फिर इसी तरह से रजिस्टर्ड नर्स को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि इन्होंने जो है ट्रीटमेंट एडमिशन करनी है। फिर दूसरे रजिस्टर्ड नर्स को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि इन्होंने इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन करनी है। इसी तरह से जो नर्स असिस्टेंट हैं इनको जिम्मेदारी दी जाती है कि इनको जो है वाइटल साइन क्या करना है, मॉनिटर करना है। और दूसरे नर्स असिस्टेंट को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि इनको जो है हाइजीन सप्लाई का ख्याल रखना है। और इसी तरह से ग्रुप ऑफ पेशेंट को जो है इनके दरमियान क्या की जाती है, इनकी जो केयर है उसको तकसीम कर दिया जाता है नर्सिंग स्टाफ में, ठीक है। फिर हमारे साथ जो अगला मेथड है, ठीक है, नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम का, वो हमारे साथ टीम नर्सिंग है। टीम नर्सिंग जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इस तरह की जो नर्सिंग केयर होती है तो इसमें तमाम नर्सिंग स्टाफ जो है वो मिलजुल कर क्या करते हैं, वो मिलजुल कर अपने क्लाइंट्स के जो नीड है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। तो इसको हम टीम नर्सिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें रजिस्टर्ड नर्स एज टीम लीडर कोऑर्डिनेट केयर फॉर अ ग्रुप ऑफ पेशेंट, ठीक है। रजिस्टर्ड नर्स जो है ये एज अ टीम लीडर ग्रुप ऑफ पेशेंट के जो केयर है उसको क्या करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता रहता है। इसी तरह से टीम नर्सिंग इवोल्व इन द 1950s टू इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फेक्शन। टीम नर्सिंग की जो फंक्शनिंग है ये 1950 से इसकी शुरुआत हुई है और इसका जो बेसिक पर्पस था वो
पेशेंट की जो सेटिस्फेक्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट लानी थी कि पेशेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करें, ठीक है। इसी तरह से गोल वाज टू रिड्यूस फ्रेगमेंटेड केयर, और इसका जो गोल था वो फ्रेगमेंटेड केयर को क्या करना था, रिड्यूस करना था। फ्रेगमेंटेड केयर से मुराद ये है कि एक मिसाल के तौर पर इमरजेंसी रूम में जो है पेशेंट पड़े हुए हैं और उस इमरजेंसी रूम में जो है मुख्तलिफ हेल्थ डिपार्टमेंट के जो स्टाफ मेंबर है वो आते हैं, और हर एक स्टाफ मेंबर जो है वो उस पेशेंट को क्या कर रहा है, उस एक पेशेंट को डील कर रहा है। तो इस वजह से जो केयर दी जा रही होती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, और इसके साथ साथ जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा होता है तो वो भी मुख्तलिफ हो जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो अपने तरीके से जो है डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इस वजह से फिर जो एक्यूरेट डायग्नोसिस है उसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और उनको उनके जो नीड्स है उसको आइडेंटिफाई करना सही तरीके से वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस फ्रेगमेंटेड केयर को रिड्यूस करने के लिए टीम नर्सिंग केयर को क्या किया था, मुतारिफ किया गया था। इसकी जो कॉमन यूज़ है, इस तरह की जो केयर हम देते हैं तो मोस्टली हम इन पेशेंट और एक्यूट केयर सिस्टम में हम इस तरह की टीम नर्सिंग केयर अपने क्लाइंट्स को देते हैं। फिर इसके हमारे साथ जो नर्स मैनेजर है, नर्स मैनेजर क्या करता है, रजिस्टर्ड नर्स टीम लीडर होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, इसमें हमारे साथ रजिस्टर्ड नर्स होते हैं, इसी तरह से लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज होते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, और उनको जो है एक ख़ास पेशेंट्स पर मुश्तमिल ग्रुप जो है वो उनको क्या किया जाता है, हवाले कर दिया जाता है। फिर ये सारे जो मेंबर्स हैं ये क्या करते हैं, इस ख़ास ग्रुप ऑफ पेशेंट को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। टीम नर्सिंग के जो एडवांटेजेस है वो क्या है, इसके एडवांटेजेस ये है कि ये हमें हाई क्वालिटी कम्प्रिहेंसिव केयर देती है विद हाई प्रोपोर्शन ऑफ एंसिलरी स्टाफ, और इसमें हमारे साथ जो एंसिलरी स्टाफ है वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। एंसिलरी स्टाफ से क्या मुराद है, एंसिलरी स्टाफ से मुराद मेडिकल असिस्टेंट हो गए, इसी तरह से फ्लेबोटोमिस्ट हो गए, ठीक है। फ्लेबोटोमिस्ट से मुराद ये है जो ब्लड सैम्पलिंग लेते हैं, ठीक है, ब्लड कलेक्ट करते हैं पेशेंट से और उनकी लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह करते हैं, तो इसको फ्लेबोटोमिस्ट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस हो गए, रिस्पायरेटरी थेरेपिस्ट हो गए, तो ये हमारे साथ एंसिलरी स्टाफ होते हैं जो कि नर्स की क्या करते हैं, नर्स की हेल्प करते हैं उनको केयर, पेशेंट को केयर देने में, ठीक है। इसी तरह से टीम मेंबर्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रीब्यूट देयर ओन एक्सपर्टीज़। टीम नर्सिंग में जितने भी नर्सिंग स्टाफ होते हैं तो वो किसी भी किस्म को डिसीजन लेने में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मशवरा करते हैं, और इस तरह से सब टीम मेंबर जो है वो अपने एक्सपर्टीज़, अपने जो आइडियाज़ है उसको पेश करते हैं, जिसमें बेस वन आइडिया को चूज़ किया जाता है और उसके बेस पर फिर डिसीजन लिए जाते हैं। इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि कंटिन्यूटी सफ़र इफ डेली टीम असाइनमेंट वेरी। अगर हर रोज़ जो है उनको जो असाइनमेंट है वो दिया जाता है और वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, तो इससे जो कंटिन्यूटी है केयर की वो मुतासर हो सकती है। इसके अलावा टीम लीडर मस्ट हैव गुड लीडरशिप। टीम लीडर में जो है गुड लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। अगर गुड लीडरशिप स्किल्स नहीं होंगे तो इससे फिर कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल से होगी। इसके अलावा इनसफिशिएंट टाइम फॉर प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन। मॉड्यूलर नर्सिंग में क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ टीम नर्सिंग। मॉड्यूलर नर्सिंग जो है ये असल में टीम नर्सिंग केयर की मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। टीम नर्सिंग की मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें जो पेशेंट यूनिट्स है उसको डिवाइड किए जाते हैं इनटू मॉड्यूल या यूनिट्स में रजिस्टर्ड नर्स के साथ जो कि टीम लीडर होता है, ठीक है। फिर द सेम टीम ऑफ केयर गिवर्स इज असाइंड कंसिस्टेंटली टू द सेम जियोग्राफिक एरिया, और फिर जितने भी सेम टीम ऑफ केयर गिवर होते हैं, मतलब उस टीम के जो केयर गिवर होते हैं, मतलब जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, उनको जो है उनके ज्योग्राफी से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं उनको दिए जाते हैं, ठीक है। कंसेप्ट इवोल्व टू इंक्रीज रजिस्टर्ड नर्स इन्वॉल्वमेंट इन केयर, और इस मॉड्यूलर नर्सिंग केयर की जो कंसेप्ट है वो इस वजह से मुतारिफ कराई गई थी ताकि जो रजिस्टर्ड नर्स है वो इसमें पार्टिसिपेट करे और अपने जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करे, ठीक है। नर्सिंग मैनेजर क्या करते हैं, जियोग्राफिक पेशेंट यूनिट, पेशेंट केयर टीम में रजिस्टर्ड नर्स, इसी तरह से लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स एंड
नर्स एड्स में हमारे साथ मेडिसिन, सप्लाइज, लेनन, ये सब चीज़ें आती है। ठीक है, इसी तरह से मॉड्यूलर नर्सिंग के जो एडवांटेजेस है वो ये है कि कंटिन्यूटी ऑफ केयर जो है इससे इम्प्रूव होती है। इसी तरह से रजिस्टर्ड नर्स जो है वो ज़्यादातर क्या करता है, इन्वॉल्व होता है प्लानिंग और कोऑर्डिनेटिंग केयर में। ठीक है, इसके अलावा जियोग्राफिक क्लोजनेस एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन होती है। डिसएडवांटेजेस इसके ये है कि इंक्रीज कॉस्ट टू स्टैंडर्ड ईच मॉड्यूल को स्टैंडर्डाइज करने के लिए इस पर अखराजात बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा लॉन्ग कॉरिडोर्स नॉट फेवरेबल टू मॉड्यूलर नर्सिंग। प्राइमरी नर्सिंग, अब प्राइमरी नर्सिंग में क्या होता है, प्राइमरी नर्सिंग किसे कहते हैं, प्राइमरी नर्सिंग में हमारे साथ क्या होता है, रजिस्टर्ड नर्स प्राइमरी नर्स होते हैं। ठीक है, एज्यूम 24 आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड इवॉल्वेटिंग केयर। इसमें हमारे साथ जो रजिस्टर्ड नर्स होते हैं जिसे हम प्राइमरी नर्स कहते हैं, तो इनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि इन्होंने जो है 24 आवर्स जो है अपने क्लाइंट्स के लिए जो है केयर प्लानिंग करनी है, डायरेक्शन उनको देनी है और उसकी इवॉल्वेशन करनी है। ठीक है, अब प्राइमरी नर्सिंग केयर की जो टाइप है इसकी शुरुआत जो है 1970 से हुई थी, ताकि जो रजिस्टर्ड नर्स की एटोनमी है, ख़ुद मुख्तारी है, इसको हम इम्प्रूव करें, इसको बेहतर बनाएं। इसको जो कॉमनली जिस जगह पर यूज़ किया जाता है तो हाउस पीस, होम हेल्थ और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म केयर सेटिंग में जो है इस तरह का जो मेथड है वो यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरह से प्राइमरी नर्सिंग में क्या होता है, इंक्रीज कम्युनिकेशन विद फिजिशियन एंड अदर हेल्थ प्रोवाइडर, दूसरे फिजिशियन और अदर हेल्थ प्रोवाइडर के साथ बातचीत जो है रजिस्टर्ड नर्स की स्टार्ट हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके साथ साथ पेशेंट रिपोर्ट जो है इसमें इंक्रीज़ हो जाते हैं और इसके साथ साथ वर्क विद प्रोफेशनल स्टाफ के साथ काम करना होता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो प्राइमरी नर्स होते हैं इनमें एटोनमी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, मोटिवेशन इनमें बढ़ जाती है और होलिस्टिक केयर जो है वो फिर अपने क्लाइंट को देते हैं। पार्टनरशिप मॉडल या को प्राइमरी नर्स और प्रैक्टिस पार्टनरशिप, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इसमें रजिस्टर्ड नर्स क्या करता है, वो लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स या लाइसेंस वोकेशनल नर्स या दूसरे नर्सिंग असिस्टेंट के साथ जो है मिलजुल कर काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्राइमरी नर्सिंग टू मेक मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ द रजिस्टर्ड नर्स। ये पार्टनरशिप मॉडल जो है ये प्राइमरी नर्सिंग केयर की मॉडिफाइड फॉर्म है और इसका बुनियादी मकसद रजिस्टर्ड नर्स की जो इस्तेमाल है इसको एफिशिएंट करना है। ठीक है, इसको काबिल करना है, इसको इम्प्रूव करना है। इसके जो एडवांटेजेस है वो ये है कि मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन प्राइमरी नर्सिंग केयर। पार्टनरशिप मॉडल जो है ये प्राइमरी नर्सिंग केयर के बनिस्बत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा जो है हमें प्रोडक्टिविटी देती है। इसके अलावा रजिस्टर्ड नर्स कैन इनकरेज ट्रेनिंग एंड ग्रोथ ऑफ पार्टनर। रजिस्टर्ड नर्स जो है वो अपने साथ काम करने वाले जो दूसरे हेल्थ केयर मेंबर्स होते हैं तो उनको ट्रेन भी करते हैं और इस तरह से उनकी ग्रोथ भी करते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके ये है कि रजिस्टर्ड नर्स मै हैव डिफ़िकल्ट इन डिलीगेटिंग टू पार्टनर्स को डिलीगेट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इसके साथ साथ कंसिस्टेंट पार्टनरशिप डिफ़िकल्ट टू मेंटेन ड्यू टू वेरी शेड्यूल। मुख्तलिफ शेड्यूल होने की वजह से पार्टनरशिप में जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रखना मुश्किल हो जाती है रजिस्टर्ड नर्स के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे साथ जो अगला मॉडल है वो है पेशेंट सेंटर केयर या पेशेंट फोकस केयर। इसमें हम जो केयर देते हैं तो वो अपने क्लाइंट्स के नीड्स के मुताबिक देते हैं। ठीक है, डिज़ाइन टू फोकस ऑन पेशेंट नीड्स रेदर देन स्टाफ नीड्स। इसमें हम पेशेंट्स के नीड्स के मुताबिक हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को केयर देते हैं। केयर टीम्स आर एस्टेब्लिश फॉर अ ग्रुप ऑफ पेशेंट एंड द केयर टीम इंक्लूड ऑल डिसिप्लिन। ठीक है, नर्स मैनेजर क्या करता है, पेशेंट केयर, रेस्पिरेटरी सर्विसेज, पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन, हाउस कीपिंग, ECG, एडमिशन, डिस्चार्ज, फ्लेबोटोमी, फिजिकल ऑक्यूपेशनल स्पीच थेरेपी, इसी तरह से डाइटरी सर्विसेज, फाइनेंशियल काउंसलिंग, सपोर्ट, सप्लाई मैनेजमेंट, ये सब को जो है पेशेंट को देते हैं। ठीक है, और पेशेंट सेंटर केयर मॉडल में ये सब को जो है पेशेंट कि इन सारी चीज़ों का क्या किया जाता है, ख्याल रखा जाता है। पेशेंट सेंटर केयर की जो एडवांटेजेस है वो ये है कि पेशेंट कम इनटू कांटेक्ट विद फीवर वर्कर। पेशेंट की जो इंटरेक्शन है वो फीवर वर्कर कुछ जो स्टाफ मेंबर्स है, नर्सिंग स्टाफ है, उनके साथ होती है। इसी तरह से वर्कर आर यूनिट बेस एंड स्पेंड मोर टाइम इन डायरेक्ट
केयर एक्टिविटीज़। वर्कर जो है वो यूनिट बेस होते हैं और इसी तरह से उनका जो टाइम स्पेंडिंग है वो ज़्यादातर क्लाइंट के साथ होता है। रजिस्टर्ड नर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और फंक्शन एट अ हाई लेवल। इसके साथ साथ ये भी कोस्ट इफेक्टिव है। डिसएडवांटेजेस इसके ये है कि डिपार्टमेंट अदर देन नर्सिंग के अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट है वो भी क्या करते हैं, विलिंग करते हैं टू एक्सेप्ट नर्सिंग लीडरशिप को एक्सेप्ट करने के लिए वो फिर क्या करते हैं, विलिंग करते हैं, ठीक है। और इस तरह से नर्स मैनेजर सुपरवाइजेस मेनी टाइप ऑफ वर्कर। इसमें जो नर्स मैनेजर होता है वो बहुत सारे किस्म के जो वर्कर स्टाफ होते हैं उनको मैनेज करते हैं, उनको डील करते हैं, ठीक है। केस मैनेजमेंट फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द 1970 बाय इंश्योरेंस कंपनी। केस मैनेजमेंट मॉडल जो है ये सबसे पहले 1970s में इंश्योरेंस कंपनीज में इसको मुतारिफ किया गया था और फिर जो हॉस्पिटल है इन्होंने जो है 1980s में इसको अडॉप्ट किया था। वैल्यू डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू रिसर्च के ज़रिए इसकी जो वैल्यू है उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था। कंपोनेंट्स केस मैनेजमेंट के जो हमारे साथ कंपोनेंट है तो 5 है, जिसमें पहला नंबर पर हमारे साथ असेसमेंट है, दूसरे नंबर पर प्लानिंग, तीसरे नंबर पर इम्प्लीमेंटेशन, चौथे नंबर पर इवॉल्वेशन और पांचवें नंबर पर इंटरेक्शन है। रिजर्व फॉर क्रॉनिकल इल पेशेंट, सीरियसली इल पेशेंट, लॉन्ग टर्म और इसी तरह से एक्सपेंसिव केसेस। जो केस मैनेजमेंट मॉडल है तो इसको ज़्यादातर जो क्रॉनिकली इल पेशेंट होते हैं उनके लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। जो सीरियसली इल पेशेंट होते हैं, जो लॉन्ग टर्म केयर सेटिंग पर मुश्तमिल होते हैं या जो एक्सपेंसिव केसेस होते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए केस मैनेजमेंट मेथड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप ख़ुद देख सकते हैं, बहुत ही आसान है, इसमें मुश्किल की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस यूनिट की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।